ये बताओ, किसी बल के विरुद्ध काम करना इसका मतलब क्या हुआ? किसी बल के विरुद्ध काम करना इसका मतलब, हाँ, जैसे मान लो कोई बल लग रहा है न्यूटन का, तो इस बल के विरुद्ध काम करने का देखो, F1 के विरुद्ध कर रहा है। F1 विरुद्ध मतलब ये हुआ कि विपरीत बल, मतलब उसके उल्टा लगे, और क्या, समझे कि नहीं? तो F1 के द्वारा वर्णन क्या होगा, तो ये लिख देंगे ऐसे बच्चे। और बता F2 के द्वारा लगा 5 लगा कितना 7, और चूंकि विपरीत में है ना तो माइनस जगह -35 जूल। यहां पर विरुद्ध का मतलब अगर ये माइनस होता ना, ये प्लस में आता, ये प्लस होता प्लस में आ रहा है, मतलब उल्टा होगा, बस इतना समझना। तो ये यहां पर यह कह सकते हैं F1 के विरुद्ध F2 कार्य किया। तो ये तुम्हें लैंग्वेज बहुत ज्यादा मिलेगा बुक में। इसका क्या मतलब हुआ ये समझ लो यहां से, कि इसके विरुद्ध में जो कार्य होगा वही होता है क्या, उसके विरुद्ध में कार्य। नोट कर लो इसको, जो है कुछ और मतलब से मत समझना, जो बुक में लैंग्वेज रहता है का मतलब देखो यही हुआ, लगेगा उसके दूसरा लगेगा। जो संरक्षित बल होता है उसका संबंध स्थिति dr, संरक्षित बल बराबर -do। अब समझो किसका क्या क्या है। इस वाले इक्वेशन में फॉर्मूले में F क्या बताओ है, संरक्षित बल, du क्या है, छोटा सा स्थितिज ऊर्जा, d का मतलब जानते ही हो, जहां छोटा सा मान हो सब करते हैं, तो du का मतलब छोटा सा स्थितिज ऊर्जा, मतलब छोटा सा स्थिति परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन। देखो ध्यान देना, इसी को ऐसे लिख सकते हो क्या, dr को क्या कर दोगे, इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो du बराबर माइनस को भी इस तरफ भेज दो, तो -f dr हो जाएगा। अगर एक दिशा के लिए, अच्छा ये देखो क्यों लिखे हैं किसी एक दिशा के लिए, क्योंकि यहाँ पे डॉट लग जाएगा ऐसा ना, तो क्या होता कि डॉट लग जाता तो dr और f के बीच कुछ कोण आ जाता ना, लेकिन एक ही दिशा के लिए, इसका मतलब कि जो बल का दिशा है वो भी dr के दिशा में हो गया, तो कोण 0 हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा।
बात समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए बोले एक ही दिशा कहने वाला थीटा इक्वल टू 0, तो डॉट अपने आप हट जाएगा, तो एफ डी आर लिख देंगे सिंपली। नहीं तो हमें डॉट लिखना पड़ता जब इधर फोर्स लगता इधर चलता, तो उनके बीच का कोण। तो पहले आगे बढ़ते हैं। हो गया? अब ध्यान देना, तो देखो यहां से ये डी जो है छोटा सा स्थितिज ऊर्जा है। बताओ इसी को क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? डी का मतलब चेंज इन होता है, जैसे यहाँ देखो छोटा सा स्थिति परिवर्तन, देखो ये छोटा सा स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन होगा। डी मतलब परिवर्तन, या नहीं, ये परिवर्तन ही होगा। यहाँ पर लिख लो इसको, क्योंकि जहां पर डी होता है ना वहां पे परिवर्तन को ही वो, एक होता है डेल्टा होता है। डेल्टा क्या होता है? बड़े परिवर्तन को बताता है, और डी जो है वो छोटे परिवर्तन को बताता है। तो ये गलत है, छोटा सा स्थितिज ऊर्जा सिर्फ इतना लिखोगे तो गलत हो जाएगा, परिवर्तन भी होगा वहां पर, क्योंकि डी का मतलब परिवर्तन ही होता है। क्लियर ना? वर्ड ये यूज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गड़बड़ मत करना इसमें जो है। अब ध्यान सुनना, अब ये बताओ कि एफ को क्या बोला गया था? संरक्षी बल, मतलब ये बल जो है टेंशन, तनाव नहीं हो सकता, घर्षण नहीं हो सकता, या लंबवत बल नहीं हो सकता। ये एक अलग प्रकार का बल है, संरक्षी बल है। और कल संरक्षी बल के बारे में पूरा परिभाषा बता चुके हैं। क्लियर ना? बताओ इसका परिभाषा अगर देना हुआ, स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन का फॉर्मूला अगर बनाना हुआ या परिभाषा देना हुआ, तो क्या लिख सकते हो? संरक्षी बल के विरुद्ध, देखो विरुद्ध वर्ड मतलब ये माइनस, संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया जो कार्य होता है वही किसी वस्तु के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये लिखा जा सकता है। इस फॉर्मूले को देख करके इसका परिभाषा दो, इस फॉर्मूले को देख करके बताओ ये क्या है? बताओ कार्य किसके द्वारा कार्य है? बताओ ये संरक्षी बल के द्वारा कार्य है। इसका मतलब क्या हुआ? विरुद्ध हो गया। और ये क्या है? संरक्षी बल द्वारा। तो जैसा ये तुम्हें मैथमेटिकली दिख रहा है ना, जैसा मैथ में दिख रहा है ना, ये इसी को अपने भाषा में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि परिभाषा तो हमेशा हम लोग भाषा में देते हैं ना, गणित के भाषा में देते नहीं, मैथ के भाषा में तो देते नहीं, हमेशा कोई ना कोई करते हैं। तो बताओ स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा क्या दे सकते हो? बताओ संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य उस वस्तु के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसको लिख सकते हो यू, यू से डिनोट करो। बताओ क्या हो जाएगा? माइनस एफ डी आर ना। लेकिन ध्यान देना एफ कौन होगा? अरे भाई किसी भी इस पृथ्वी तल से जिस द्रव्यमान को एच ऊपर ले जा रहे हैं, यहां से यहां पर ले जा रहे हैं, तो कौन सा बल है जो संरक्षी बल है? पहली बात कि संरक्षी बल अगर नहीं लगा तो स्थितिज ऊर्जा आएगा नहीं। स्थितिज ऊर्जा तभी आता है जब संरक्षी बल लगता है। यहाँ पर mg जो लगेगा नीचे की तरफ बल, वही तो होगा संरक्षी बल, mg वाला। तो बताओ ये क्या है? संरक्षी है। ये बताओ कि ये कितना जाएगा? तो इसको ऐसे लिख दो क्या? माइनस वर्क डन बाई mg। अरे ये जो वर्क है किसके द्वारा? mg के द्वारा, संरक्षी बल के द्वारा। तो संरक्षी बल कौन है? mg है। तो वर्क डन बाई mg, mg गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कार्य के विरुद्ध, यही क्या है? स्थितिज ऊर्जा।
बताओ यहां पर क्या लिखा है कि जब उसके पृथ्वी से h ऊंचाई पर जाते हैं, जब इसके पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जाएंगे तो माइनस, बताओ वर्क डन बाई mg को बताओ क्या लिखोगे यहां से यहां पर ले जाने में। जब ऊपर जाएगा mg नीचे लग रहा है होगा, ऊपर चला नीचे लगा तो माइनस होगा। माइनस होता क्या है mg, बताओ माइनस माइनस, पहले इसको लिख लो फिर आगे। अब हम लोग नीचे ले जाएंगे, जैसे उसके पृथ्वी तल से नीचे ले जाएंगे तब जानेंगे कि क्या होगा स्थिति। संचित स्थितिज ऊर्जा लिख लिए। अब ऐसा करो जैसे ये कोई 36 m जा रहे हैं मान लो यहाँ पर, तो जब यहाँ आएंगे तो वस्तु में संचित स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। जब यहां से यहां पर ले जाएंगे तो यहां पर बराबर माइनस वर्डन बाई mg, बैठा लो दिमाग में, वर्डन बाई mg माइनस वर्डन बाई mg, चला नीचे लगा नीचे, देखो ले जा रहे हो नीचे, mg किधर लग रहा है नीचे, तो चला भी नीचे लगा भी नीचे तो प्लस। याद कर लेना, यदि किसी तल से ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है प्लस mgh, किसी तल से नीचे स्थिति ऊर्जा पूछा जाए तो माइनस mg। से तो माइनस माइनस प्लस की डी आर स्क्वायर बाई आर डी आर, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2r होता है, आर स्क्वायर का क्या होता है 2r डिफरेंशिएशन होता है, उसको रख दो यहाँ पर, तो k इंटू क्या 2r, यही क्या आ गया f का मान। अब बताओ k का मान कितना दिया हुआ है, k का मान दिया है -2, 2 इंटू ये दिया है 5, आ गया -20 न्यूटन, यही बल होगा, नोट कर लो जल्दी से।
अच्छा वर्क, ये देखो पहले का नाम भूल गए थे, वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम था क्या? वर्क ऑल फोर्सेस बराबर अंतिम काइनेटिक एनर्जी माइनस प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी, यही था ना? देखो इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, बताओ इसको क्या ऐसे लिख सकते हो क्या? एफ डॉट डी आर। अगर एक ही दिशा में बात करें तो इसको हटा सकते हैं। जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो डॉट हटा सकते हैं। इसी का इंटीग्रेशन यही तो है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। लेकिन ध्यान देना, अगर ये सभी बल के द्वारा किया गया कार्य है तो ये होगा टोटल बल। अगर ये सिंगल किसी बल का मान रखोगे यहाँ पर तो सिंगल बल के कारण जो सिंगल वर्क आएगा वो यहाँ पर आएगा आंसर। लेकिन यहाँ पर टोटल बल का मान रखोगे तो आंसर जो वर्क वाला है वो भी टोटल ही आएगा। तो हम टोटल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो बताओ इसको कैसे लिख सकते हो? बताओ ऐसे लिख सकते हो क्या? ध्यान देना, तो dp अपॉन dr m इंटू ए लिख सकते हो इसको ऐसे। अच्छा बताओ, अगर द्रव्यमान जो है वो नियत हो तो बाहर निकाल दो, इसको क्या ऐसे लिख सकते हो? dv अपॉन dt। अच्छा बताओ कि इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको इसके साथ, जो इसके साथ डिवाइड था 2 इंटू 3/5 को 2 इंटू 3/5 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी टाइप का काम यहाँ पर किए हैं, जो इसके नीचे dt था नीचे ला दिए। लेकिन बताओ अब इसका रिजल्ट कुछ और बोलने लगेगा। बताओ ये क्या बोलेगा? अरे dr बताओ x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? y dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये सब इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में y का इंटीग्रेशन क्या देगा? y स्क्वायर बाई 2। v dv का इंटीग्रेशन क्या देगा? अच्छा बताओ कि यहाँ पर लिमिट भी तो रखते हैं ना, लिमिट उसका रखते हैं जो यहाँ बदल रहा है। कौन बदल रहा है? वेग। अरे dv, d के बाद जो लिखा होता है वही बदलने वाला होता है। तो d के बाद v लिखा है, v क्या है? वेग। तो वेग बदलेगा उसी का यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट। यहाँ पर जाएगा प्रारंभिक वेग और ये हो जाएगा v फाइनल। अच्छा बताओ v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो 1/m/2। पहले ऊपर वाला लिमिट रखो, यहाँ पर लोअर लिमिट। बताओ ये जो होता है वो यही तो होता है 1/2m। इसको यही तो लिख सकते हो। और इसको इस तरीके से डिराइव कर सकते हो, तुम्हें वही मिल जाएगा। लिख सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन, कार्य ऊर्जा का डेरिवेशन है, ये उत्पत्ति है। बेसिक जानते रहो बस। तो क्वेश्चन में तो अलग ही तरीके से यूज करते हैं हम लोग हैं। ना अभी हम लोग इसकी ऊर्जा पढ़ लिए हैं
स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अब जो है एक लास्ट टॉपिक बचा है इसमें ऊर्जा से रिलेटेड, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम। नाम तो सुने ही होंगे, अभी इसको लिखना मत, अभी इसको लिखो मत। यांत्रिक ऊर्जा के पढ़ना है, लेकिन इसको हम लोग सर्कुलर से संबंधित पढ़ लेते हैं। सर्कुलर मोशन, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग इस वाले चैप्टर में नहीं किए थे। सर्कुलर मोशन के कुछ क्वेश्चन जो है यहां से छोड़ दिए थे इस चैप्टर से, क्योंकि उसमें जो है एनर्जी का यूज पड़ता। मतलब इस चैप्टर को पढ़ लोगे तभी इसके उन सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हो जो क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में छोड़े थे। तो किस टाइप का क्वेश्चन था वो, तो यहाँ सकते हो ऐसे, तल में वस्तु का वृत्तीय गति। इसमें हम लोग किस प्रकार का पढ़ेंगे क्वेश्चन, इसी को ऐसे दूसरे कोने से किसी पत्थर को बांध दिया और उस पत्थर को हम लोग ऐसे फेंक करके ऐसे से घुमाने लगे, ऐसे। क्लियर ना? ये किस तल में गति कर रहा है? ऊर्ध्वाधर तल में। ये जो तल है, ये जितने भी है, चाहे ऐसे तल बनाओ, चाहे ऐसे तल बनाओ, चाहे है, ये सब ऊर्ध्वाधर तल, ये सब ऊर्ध्वाधर में है। तो हम लोग उस वस्तु का गति का अध्ययन करने जा रहे हैं जो ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति करता हो। जैसे मान लो क्वेश्चन इसमें यहां से रस्सी से बांध करके एक वस्तु को यहां से ऐसे घुमाया जा रहा है। इस तरीके से घूम रहे, क्लियर ना? और हम लोग इस तरीके से इसको घुमा रहे हैं कि जो उसका चाल है वो नियत है। तो घुमाने का कि जो वस्तु घूम रहा है ना उसका। तो अब बताओ, लेकिन हाँ किस तल में है? तो जैसा तुम्हें हेडिंग में दिख रहा है, ऊर्ध्वाधर तल में वस्तु का वृत्तीय गति, मतलब ये जो है ऊर्ध्वाधर तल में है। इसका द्रव्यमान मान लो कितना, m। तो m द्रव्यमान, यहां पर पूछेगा कि जब वस्तु ऐसे घूमती हुई अपने सबसे, तो इस रस्सी में तनाव होगा। पहला तो ये हो गया, इसको एक बिंदु मान। अब ये वस्तु घूमते हुए यहां पर आ गया, तो इसका वेग किधर होगा? ऐसे आगे जाएगा। इसका ये बिंदु का नाम B दे दो। फिर ये वस्तु घूमते हुए यहां पर आएगा, इधर की तरफ V वेग से जाएगा, दे दो। फिलहाल अभी हम लोग यहां पर A B C तीनों जगह जो रस्सी में तनाव आएगा उस तनाव को ज्ञात करेंगे। क्लियर ना? तो हेडिंग तो दिया हुआ है, हेडिंग दे करके ये तुम बनाओ डायग्राम और क्वेश्चन लिखो इसमें। ये क्वेश्चन है, थोड़ा पहले तुम लड़ लो इससे।
पहले तुम लोग लड़ लो इससे, फिर हम बताते हैं। जैसे जो रस्सी ऐसे घुमाया जा रहा है मतलब वस्तु को, तो सबसे निचले वाले पॉइंट पर यहाँ पर पूछ रहा है तनाव कितना होगा। तो सबसे अच्छा है ये ए बिंदु, बिंदु ध्यान देना, उसका एफबीडी बनाओ थोड़ा, तो जो उसका एफबीडी बनाओ। कौन कौन से बल लगेंगे? अरे एक तो हवा में है लगेगा, एक लगेगा, दोनों का दिशा होगा, तो रस्सी हमेशा खींचता है और एमजी हमेशा नीचे लगता है। इस वाले बिंदु के ऊपर है केंद्र, ध्यान देना, क्योंकि ये केस है, यहां पर कहीं केंद्र मिलेगा। यहां पर जब है तो क्या एफ आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर एम वी स्क्वायर। सेंट्रीपिटल केंद्र बल का पहचान क्या होता है? वो सभी बल वो सब तरफ लगे या उसके केंद्र का ही भाग होता है, वो अभिकेंद्र बल का ही पार्ट होता है। जैसे यहाँ पर टी लग रहा है ऊपर एम जी, तो ये वाला भी अभिकेंद्र और ये वाला भी, कौन ज्यादा होगा करना है। तो तुम आ जाओ न्यूटन्स लॉ का जो स्टेप बताए थे उस पर आ जाओ। पहला स्टेप बताए थे एफबीडी बनाओ, देखो पहचानो वस्तु का त्वरण। जब कोई वस्तु सर्कुलर मोशन करता है, वृत्तीय गति करता है, तो उसका त्वरण किधर होता है? केंद्र की तरफ। एक त्वरण होता है और एक होता है वेग की दिशा में, एटी जिसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एटी की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक नियत वेग से चल रहा है। जब कोई वस्तु नियत वेग से चलता, नियत वेग नहीं, नियत चाल से, जब कोई वस्तु नियत चाल से चलता है तो वहां पर एटी जीरो होता है, स्पर्शी त्वरण जीरो होता है। यहाँ पर अकेले कौन होगा? किधर है? तो जिधर वस्तु का त्वरण होगा उधर का बल ज्यादा, उसके अपोजिट का बल कम, तो वही वही आएगा। यहां से आ जाएगा पहला काम एफबीडी, देखो पहचानो त्वरण किधर, जिधर त्वरण होगा उधर का बल ज्यादा, उसके अपोजिट का बल कम, तो ज्यादा माइनस कम, ज्यादा माइनस कम बराबर एम वी स्क्वायर बाई क्या, जो वो कितना हो जाएगा एल। बता यहां से टी बराबर एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। ये किस बिंदु पर बताए हैं? 80 बिंदु पर, ए पर। ए बिंदु पर निकाल लो, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे बी बिंदु पर निकालेंगे तनाव, टेंशन। बताओ बिंदु बी का जो है एफबीडी बनाओ। देखो बी यहां है, बताओ कितने बल लगेंगे? तो बोलेंगे अभी भी दो बल लगेंगे। एक तनाव, तनाव हमेशा खींचता है, रस्सी, रस्सी द्वारा तनाव हमेशा खींचेगा, तो ये हो जाएगा टी। और एमजी का नियम होता है हमेशा वो नीचे लगता है। ध्यान देना यहां पर सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है। बताओ जो निकालना है, क्या निकालना है बताओ? तनाव। तो जो निकालना है वो किस दिशा में लग रहा है? केंद्र की तरफ लग रहा है। जब केंद्र की तरफ लग रहा है, अब बताओ ये वाला mg 90 डिग्री पर है, वेग किधर है? वेग ऊपर। तो ये जो वेग की दिशा में बल लगे
उसको स्पर्शी बल बोल के चलो, और वेग के दिशा में स्पर्शी त्वरण आता है। वेग के दिशा में या तो इधर या तो इधर, मतलब उसी लाइन पर जो बल होगा वो स्पर्शी बल, जो वेग वाले लाइन पर त्वरण होगा वो स्पर्शी त्वरण होता है। के बल है वही अभिकेंद्र बल होता है, जो केंद्र से पास करता है, जो केंद्र से होकर के जाता है। तो ध्यान देना, यहां पर जो त्वरण होगा, कौन सा वाला त्वरण, दो होगा, जो होगा वो अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र अभिकेंद्र त्वरण का स्पर्श त्वरण का क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तनाव निकालना है। तो तनाव अभिकेंद्र त्वरण का ही तो बात करना पड़ेगा, क्योंकि उस टी आएगा, इस की बात कर रहा है। तो ये बताओ इक्वेशन क्या बनाओगे। तो देखो देखो पहचानो, त्वरण किधर है, केंद्र की तरफ, तो केंद्र की तरफ बल कितना लग रहा है, अकेले केवल टी है। तो टी बराबर अभिकेंद्र बराबर एम वी स्क्वायर बाई एल। यहां पर mg का कोई मतलब रह ही नहीं गया, क्योंकि mg जो है तनाव के लंबवत लग रहा है, तो इसका इससे कोई लेना देना है ही नहीं। यहां पर अकेले तनाव बराबर एम बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, एल, डायरेक्ट आंसर ही। अब इसको नोट कर लो, तो सी का बताते हैं। बताओ वो कहां पर पाया जाएगा, जो केंद्र होगा, केंद्र के ऊपर सी पाया जा रहा है, देख लो। पता इसका एफबीडी बनाओगे तो कौन कौन सा बल किधर किधर लगता हुआ दिखेगा। mg तो आंख बंद करके लगा दो, mg हमेशा नीचे लगेगा, mg हमेशा नीचे लगता है। तनाव किधर लगता है, रस्सी की दिशा में, रस्सी की दिशा में वस्तु से दूर की तरफ। बताओ रस्सी के दिशा में वस्तु से दूर की तरफ, वस्तु से दूर की तरफ टी ऐसे लगेगा, और इस वृत्त में गति कर रहा वो वेग इधर है। पता इक्वेशन क्या बनाओगे। अच्छा था, एफबीटी बना लिए ना, देखो पहचानो वस्तु का त्वरण किधर होगा, केंद्र की तरफ। तो केंद्र की तरफ जब त्वरण आ गया तो उधर का बल ज्यादा, उसके अपोजिट में कोई बल है ही नहीं, जो भी दोनों बल लग रहा है वो उसी दिशा में लग रहा है। जब दोनों उसी दिशा में लग रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। जबकि इसके पहले वाले में था, ए वाले बिंदु पर टी ऊपर था, mg नीचे था, v आगे था, तो केंद्र की तरफ ये लग रहा था, तो ज्यादा ये हो गया था। तो ज्यादा में से जो विपरीत वाला है उसको घटाए थे, अब वो mv स्क्वायर बाई आर के बराबर हुआ था। ये अलग केस है, यहाँ पर हो गया, दोनों का दिशा एक, तो जुड़ गया, अब वो mv स्क्वायर बाई एल के बराबर हो गया। आ गया आंसर, टी बराबर क्या हो गया, mv स्क्वायर बाई एल माइनस mg। अब बताओ तनाव क्या होगा। अभी तक क्या था कि सीधा साधा था, सीधा साधा, अब थोड़ा एंगल पर आ गया। थोड़ा दिमाग खर्चा कर लो, फिर हम बता रहे हैं कि कैसे हल करेंगे। यही ना सर्किल होगा, और वेग ऐसे होगा, ऐसे। पहले पहला काम एफबीडी बनाओ, पहले इसका एफबीडी बनाओ, फिर आगे कुछ सोचा जाएगा। तनाव केंद्र की तरफ और mg जो है वो नीचे की तरफ। बताओ इसको और डैश डैश करके ऊपर बढ़ा दिया लाइन mg। बताओ ये थीटा है, ये क्या होगा, इसको भी आगे, इस वाले लाइन को भी आगे बढ़ाओ। याद करो, जब कोई बल
किसी एंगल पर लग रहा हो तो उस बल को त्वरण के दिशा में तोड़ते हैं और उसके लंबवत। याद करो न्यूटन लॉ में कोई बल F लगता था, बनाता था, तो देखो पहचानो वस्तु का त्वरण किधर होगा, आगे। तो उसके लोग क्या करते थे, और ये आदत हम लोग का बना हुआ है न्यूटन लॉ वाले चैप्टर से। यहां पर उसका यूज कर सकते हो जो तुम यहां पर सीखे थे। तुम बल को कंपोनेंट तोड़ते थे ना, एक त्वरण के दिशा में और एक त्वरण के क्या, लंबवत। बिल्कुल उसी तरीके से यहां बताओ, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक अभिकेंद्र त्वरण केंद्र की तरफ तो लगेगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि बिना अभिकेंद्र त्वरण के कोई सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकता, मतलब अभिकेंद्र त्वरण तो लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वस्तु पर लगने वाले जितने बल हैं, सभी बल को जो 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 त्वरण वाला लाइन है, तुम उस लाइन की तरफ तोड़ोगे कंपोनेंट सभी बल का, और उसके लंबवत तोड़ोगे। बताओ, ये जो है त्वरण AR वाले का लाइन है, AR वाले का लाइन है, अभिकेंद्र त्वरण वाले का लाइन है, और उसके लंबवत ये वाला लाइन है जो वेग वाला लाइन है। तो जितने भी इस वस्तु के ऊपर बल लगते होंगे, सभी बल को केंद्र त्वरण वाले लाइन पर तोड़ेंगे और उसके लंब पर तोड़ेंगे, अगर क्वेश्चन को हल करना है तो। त्वरण की तरफ सभी बल को तोड़ेंगे, ये न्यूटन लॉ से सीखते आ रहे हैं। तो तोड़ो, इसका दो कंपोनेंट तोड़ो, एक इस वाले की तरफ जो AR वाले का लाइन है, इधर आएगा तो mg cos थीटा, और इसके लंबवत ऐसे। ध्यान देना, वेग के दिशा में जितने भी बल टूट कर, चलो मैच कराना तो ये बताओ कि जब A वाले बिंदु पर पहुंचेगा, A वाले बिंदु पर पहुंचेगा यहां पर, और यहां पहुंचेगा, तो ऐसा करो, FBD बनाओ पहले, यहां पर इसका FBD बनाओ। क्या क्या आएगा बल के नाम पर, दूसरा वेग, किधर वेग, केंद्र किधर, इसका केंद्र तो नीचे ही मिलेगा ना। बताओ, जितने भी बल लग रहे हैं सब के सब अभिकेंद्र बल के ही दिशा में है, देख लो, या तो केंद्र की तरफ या तो केंद्र से दूर। बताओ, अभिकेंद्र त्वरण किधर होगा, AR किधर होगा, AR केंद्र की तरफ। कौन ज्यादा होगा बल, mg या n, mg ज्यादा। क्या लिखेंगे, mg माइनस n, A बिंदु पर है ना, Na लिख दो, mg माइनस Na बराबर mv स्क्वायर बाई क्या, R। पता है यहां से Na कितना आ गया, यहां देखो ध्यान से, तू नॉर्मल किधर ऊपर, mg नीचे, ये सर्किल ऐसे बनाएगा। बताओ केंद्र कहां मिलेगा, ऊपर कि नीचे, ऊपर मिलेगा। तो केंद्र की तरफ कौन सा बल लग रहा है, n की mg, n लग रहा है केंद्र की तरफ, AR इधर ही होगा, तो n ज्यादा mg कम, तो n माइनस mg बराबर mv स्क्वायर बाई R, n बराबर
जानते हो कभी पुल बनाया जाता है तो ऐसे बनाया जाता है, ऐसे। कभी पुल ऐसे बनते देखे हो? वो हमेशा ऐसे रहता है ना, पुल ऐसे। उसका कारण ये होता है, ये भी एक कारण है पुल ऐसे बनाने का, ये भी एक कारण है क्या, कि जो यहाँ पर दबाव पड़ेगा एन, जो नॉर्मल बल अभी लंबवत बल है, जो दबाव पड़ेगा रोड के ऊपर, पुल के ऊपर, वो mg माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। जबकि पुल ऐसा बनता तो पुल के ऊपर जो दबाव पड़ता, दबाव मतलब जो एन नॉर्मल फोर्स आता, वो दोनों जुड़ जाते। तो पुल को ऐसे बनाने का ये भी एक रीजन है कि पुल जल्दी टूटेगा नहीं। बात समझ रहा है? बाकी और भी है, जैसे नदी है तो हम नदी के ऊपर ऐसे ही ना ले जाएंगे, अब पानी में से होकर जाएगा नहीं वो, ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी एक रीजन है, नोट कर लो। लिख सकते हैं, नोट कर लो, कितना रिवीजन कर लेना आप लोग।